चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। और हाँ, ये इस अटेम्प्ट में आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। मैक्सिमम के इसमें जो है वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले शेयर्स यानी कि कंपनी अकाउंट उठाते हैं, जिसमें शेयर और डिबेंचर्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्या होता है, पहला टाइप का ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दो शेयर होल्डर्स हैं जिसमें वो लोग नहीं पे किए और दोनों नहीं पे किए, तो क्या हुआ कि एक का जो है वो शेयर फॉरफिट कर दिया गया। पूरा फॉरफिट करने के बाद क्या हुआ, उसको री इशू भी किया गया है। और आपको क्या 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 करना रहेगा, जर्नल एंट्री पूरा कीजिए, एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट सब कुछ। उसके बाद ये भी जर्नल एंट्रीज आपको करना होगा कि एरियर हुआ है, उसके बाद फॉरफीचर का भी एंट्री, री इशू का भी एंट्री, प्लस आपको नोट्स टू अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना है। और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, पिछले अटेम्प्ट में पूछा भी है। और ये एक थ्योरी क्वेश्चन है जो कि लास्ट में पूछता है 5 मार्क्स का। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन जिसमें क्या है कि दो जो थे शेयर होल्डर्स थे, एक ने एडवांस पेमेंट कर दिया और एक ने पे किया ही नहीं, यानी कि एक एरियर था, एक कॉल्स इन एडवांस था। तो दोनों का इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना था और ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे समझे, यहाँ पे फॉर फीचर वाला एंट्री तो नहीं है, लेकिन पूरा एप्लीकेशन वाला आपको जो है वो टोटल लिखना होगा। एप्लीकेशन से लेकर अलॉटमेंट तक ड्यू हुआ, फिर वो लोग नहीं पिए, एक ने एडवांस दिया उसका एडवांस का, एक ने ड्यू हुआ ड्यू का। अब दोनों का कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट, एक ने एडवांस दिया था उसको कंपनी पे करेगी और एक जो एरियर था उसको जो है वो कंपनी एक्स्ट्रा रिसीव करेगी। तो दोनों के इंटरेस्ट वाला भी एंट्री आपको दिखाना होगा। और ये पीटी कैश बुक और उसका एडवांटेज, पीटी कैश बुक क्या होता है, एक छोटा कैश बुक होता है जिसमें हम छोटे छोटे एक्सपेंसेस को दिखाते हैं। उसका फ़ायदा क्या है, पहला ये है कि छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो है वो बड़े बड़े एक्सपेंसेस से मिक्स नहीं हो पाती और ये इजीली सेपरेट हम दिखा पाते हैं। अगला देखिए क्या है, कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन वही है, सिंपल एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल पे पैसे वो ले रहा है और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण क्या है, वो अलॉटमेंट कर दिया। अलॉटमेंट कैसे किया, कुछ आगे जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। बाद में क्या हुआ कि जिसके पास 3000 था वो नहीं दे पाया, तो फॉरफिट हुआ और फॉरफिट के बाद री इशू हुआ और कम पे री इशू हुआ। और यानी कि यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू री इशू हुआ। और इसका जर्नल एंट्री टोटल करना, जर्नल एंट्री टोटल यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से हो सकता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पूरा एप्लीकेशन अलॉटमेंट से फाइनल कॉल तक जाएंगे और ये भी दिखाएंगे कि एक ने पे नहीं किया था, प्लस आप री इशू का भी एंट्री करेंगे और फॉर फीचर का भी एंट्री करेंगे। आगे देखिए डिबेंचर वाला, डिबेंचर इशू हुआ है 10.50 के डिस्काउंट पे, यानी कि 1 लाख है, और 0.60 के डिस्काउंट पे। ठीक है, तो 60 पे जब डिस्काउंट पे जब वो री इशू हुआ है, मतलब डिबेंचर जो है वो इशू हुआ है डिस्काउंट पे, तो बाकी जो डिस्काउंट वाला जो है, जो हम इंटरेस्ट इस पर कैलकुलेट करेंगे 12% वाला, कितना पे, 0.60 पे। तो ये जो जब हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को क्या है, हम 5 ईयर के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। हम लोग देखें तो ये कैसा क्वेश्चन है मटेरियल में, जिसमें हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर और सारे कैलकुलेशन जो है 5 साल तक दिखा देते हैं। और ये कुछ फिर लास्ट में जो क्वेश्चन होता है थ्योरी वाला 5 मार्क्स का, उसमें देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन पूछ सकता है आपसे, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल क्या होता है, मनी में जो मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो, या फिर एडवांटेज ऑफ सब्सिडी बुक्स, ये भी पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए क्या है, अगला ये है कि 2 लाख तो आपके पास शेयर था, आप उसको 2000 शेयर में कन्वर्ट किए, यानी कि मेन अब 2000 रह गया हमारे पास, 2000 शेयर था, आपको एप्लीकेशन मनी मिला, सब कुछ मिल गया। फिर क्या होता है कि कुछ कुछ पे तो पूरा मिल गया और कुछ कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हैं जो एक कॉल नहीं दिए, एक हुआ जो कॉल अलॉटमेंट दोनों नहीं है। तो इस सबका जर्नल एंट्री सिंपली करना होगा। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। सिर्फ इसमें जर्नल एंट्री है और एक जो कॉलिन एरियर है वो है, कॉलिन एरियर एक कॉल के लिए और एक 2 कॉल के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है डिबेंचर वाला क्या पूछ सकता है कि आपका जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, और ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो आप जो है बाकी पैसे रिफंड कर देंगे। इसी का जर्नल एंट्री 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ईजी है। और ये तो थ्योरी है। अगला देखिए क्या है कि इतना 64,500 ये अमाउंट नहीं, आपका शेयर है जिसका @100 कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, उस पर क्या होता है कि थोड़ा सा कम, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है आपका, अंडर सब्सक्रिप्शन होने के बाद भी आप कॉल करते हैं और कॉल का अमाउंट जो है वो आपको रिसीव हो जाता है। तो ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। आगे देखिए फॉर फीचर से रिलेटेड आ गया कि 4000 तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स एक्चुअली में था। ठीक है, 75 ही आप कॉल किए थे, तो 75 से ही आप फॉरफिट करेंगे अगर रिसीव नहीं हुआ तो। बाद में 3000 ही आप फॉरफिट करते हैं, 3000 ही फॉरफिट किए। ठीक, 75 से ही फॉरफिट कीजिएगा 3000 को, और 75 पे के जगह पे 65 पे री इशू किए, यानी कि कम पे री इशू किए हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका डिस्काउंट वाला जो है मतलब आ गया, अकाउंट आएगा फॉर फ्यूचर डिस्काउंट वाला, और इसमें आपका कैपिटल अकाउंट भी खुलेगा, कैपिटल रिजर्व जो खुलता है वो बचेगा तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसमें फॉर फ्यूचर में मेन क्या था कि था तो 4000, उसमें से 3000 ही हम री इशू कर रहे हैं और वो भी डिस्काउंट पे। अगला देखिए, अगला जो डिबेंचर वाला भाई ये कि 10% डिस्काउंट पे अब इशू किए हैं, अब 10% एप्लीकेशन पे है। ये देखिए क्योंकि वहाँ पे 40 लिखा है एप्लीकेशन पे, 50 अलॉटमेंट पे, दोनों हो रहा है 90, यानी कि 10 जो है वो एप्लीकेशन पे है। तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, उसका जो है वो एंट्रीज आपको करना होगा। बिल्कुल कंपनी के जो शेयर्स का एंट्री होता है वैसा ही होता है इसका भी एंट्री। अगला अगला हाँ, ये कुछ
थ्योरीज हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखिए ये भी है कि अलॉटमेंट ऐसे ऐसे इतना इतना पैसे उसको लेना था और क्या हुआ, ओवर हो गया, ओवर लोग सब्सक्राइब कर लिए तो प्रो रेटा हुआ और अलॉटमेंट की तरफ चला गया। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि एक जो था वो ना फर्स्ट कॉल दिया ना फाइनल कॉल दिया, तो उसको फॉरफिट कर दिए और फॉरफिट करने के बाद उसको रीइशू कर दिए। तो इसका एंट्री 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या है कि 40 लाख का जो डिबेंचर्स है फेस वैल्यू है इसका, इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट वाला टैक्स वाला, यानी कि जैसे ही आप एंट्री करें उसमें 10% टैक्स भी घटाकर आप अर्ली हर ईयर 2 बार आप पेमेंट करेंगे। कैसे देखिए, एक तो ड्यू हो रहा है 30 जून को और एक 31 दिसंबर को। देखे थे कि एंट्री दो करेंगे, चार्ज इंटरेस्ट करेंगे पूरा ईयर का और उसको 2 भाग में डिवाइड करके दो एंट्री कर देंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखिए, शॉर्ट नोट्स जो लिखना था, डबल एंट्री सिस्टम पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रिटायरमेंट ऑफ बिल जो टाइम से पहले हो जाता है वो। अब शेयर्स का टोटल क्वेश्चन आप देख लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऊपर आता हूँ मैं और एनपीओ का क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, किस किस टाइप के एनपीओ का क्वेश्चन जो है वो पूछा है, थोड़ा सा अलग अलग तरीके का एनपीओ। ये देखिए पहले क्या किया, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको दे दिया और रिसीप्ट एंड पेमेंट और बैलेंस शीट पूछा है, जिसमें ये सारे आइटम्स दे दिया सब्सक्रिप्शन का और बहुत सारे एडजस्टमेंट अमाउंट दे दिया जो कि रिसीट एंड पेमेंट में भी आएगा और इनकम एक्सपेंडिचर के साथ प्लस माइनस भी होगा। तो जब आप इतना ध्यान रखिए कि रिसीट एंड पेमेंट बना रहे होंगे तो जो इनकम एक्सपेंडिचर में प्लस होगा अब रिसीट एंड पेमेंट में उल्टा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब रिसीट एंड पेमेंट में बनाते किसको है, जो एक्चुअली में रिसीव हुआ है उसको ड्यू ये सब वाला और एडवांस वाला तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करते, तो जो ड्यू ये सब वाला है वो जो है आप रिसीट एंड पेमेंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको एक बैलेंस करके रिसीट एंड पेमेंट में दिखाएंगे और डायरेक्टली फिर बैलेंस शीट यानी एसेट से रिकॉर्डेड जो भी चीज़ रहेगी वो सीधा बैलेंस शीट में चली जाएगी और कैश ये सब भी बैलेंस शीट में आएगा। तो इसमें मेन क्या था कि इनकम एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपको जो है वो उल्टा बनाना है, रिसीट एंड पेमेंट बनाना है। जैसे रिसीट एंड पेमेंट बन जाएगा अब फिर इनकम एक्सपेंडिचर को का बैलेंस देखिए और रिसीट एंड पेमेंट का और दोनों का देखकर बैलेंस शीट आप बना दीजिए दोनों ईयर का। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिखा है, हालांकि इसको होना 20 नहीं 15 मार्क्स का होना चाहिए था। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं एनपीओ का। इसमें क्या दिया है, एनपीओ का में आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया, ठीक है, रिसीट पेमेंट, फिर सब्सक्रिप्शन ये सबसे रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट दे दिया जो आप इनकम एक्सपेंडिचर में कर लीजिएगा और उसके बाद क्या है आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आप कर लेंगे तो फिर आप बैलेंस शीट बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से बन जाएगा। अगला देखिए एनपीओ में क्या है, ये एनपीओ का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, बन गया। बनने के बाद क्या करा कि कुछ कुछ चीज़ों को जो है प्राइवेटली यूज कर लिया गया है, ये सब कुछ देख लीजिएगा। स्टॉक की बात किया है कि स्टॉक में चेंजेस हो गया और ये सब कुछ 2 ही 3 एडजस्टमेंट है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन में इसको एक्सपेक्ट करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें जो है वो 2 अकाउंट पूछा है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड क्या पूछा है, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट भी ये दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपिटल अकाउंट क्यों पूछा, क्योंकि ऊपर देखिए क्या है, डॉक्टर एक दिनेश हैं जो गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुए, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, 1 लाख उनके पास था और 1.5 लाख वो बोरो किए थे। अब उसके बेसिस पे क्या करना था, कैश अकाउंट का ये जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो दिया हुआ था और ये सारे जो है वो नीचे जो है एडजस्टमेंट दिए होते हैं, इन सबको जो है ऊपर वाले से कंपेयर करके आपको इनकम एक्सपेंडिचर बना लेना था और बैलेंस शीट बनाना था, जो कि आसान था। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ उनका कैपिटल से रिलेटेड आप एडजस्टमेंट करेंगे। अगला देखिए एनपीओ में क्या पूछ सकता है, आपको दे देगा स्पोर्ट्स मटेरियल का आइटम जो कि शायद मटेरियल का क्वेश्चन है और सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। अब सब कुछ को प्लस माइनस कर लेंगे तो कुछ कुछ आइटम्स होंगे जो जाएंगे बैलेंस शीट में, कुछ कुछ आइटम्स होंगे जो जाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर में। जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी चीज़ें जब परचेज ये सब कहाँ जाएगा, ये सब जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। अब बाकी जो है वो जो लास्ट में ड्यू है, एडवांस है, तो वो सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ये चीज़ें दिखाना था, वो देख लीजिएगा। अगला देखिए, अगला है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया है, ठीक है, दे दिया, बहुत बड़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, लेकिन एडजस्टमेंट बहुत कम दिया। तो एडजस्टमेंट 3-4 है, तो इस सब एडजस्टमेंट को कंसीडर करके देखिए। अब ये सब जो वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट है, बिल्डिंग फंड है, तो ये देखिएगा कि वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट और बिल्डिंग वाला जो है, तो इसमें कुछ कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो पहले खरीद लिए होंगे, तो उन पर तो उतना उनके भी आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे और कुछ डिप्रिसिएशन जो अभी जो 31/12 को खरीदे गए तो वहाँ से लेकर अभी तक का डिप्रिसिएशन इस पर चार्ज होगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दो डिप्रिसिएशन अलग अलग हो जाएंगे और ये सब करके इनकम एक्सपेंडिचर आप बनाइएगा और बैलेंस शीट, और उससे आप 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ नहीं है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें ऑलरेडी इनकम एक्सपेंडिचर वाला। और पूछा क्या है आपसे, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है, आप आराम से बना लेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर का ही ये आइटम है और कुछ कुछ इसमें एसेट्स भी है जैसे फर्नीचर, ये सब बैलेंस शीट में जाएगा, तो कुछ नहीं करना था। इस सबको कंसीडर करके अब क्या कीजिएगा, आप इनकम एक्सपेंडिचर बना लीजिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है,
इनकम एक्सपेंडिचर। अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप कैसे बनाएंगे, जो चीज़ एक्चुअली में रिसीव हो जाएगी उसको आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में भेजेंगे, क्यों, क्योंकि वो करंट बेसिस पे बनता है, और प्लस माइनस ड्यू एडवांस ये सारे जाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, और फिर जो है ये दो ही अकाउंट पूछा था, रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर। बहुत आसान था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट दे दिया, डिप्रिसिएशन ये सब जो कि इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब एनपीओ हो गया। अब आइए पार्टनरशिप देख लेते हैं, उससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन। पार्टनरशिप, हाँ, तो इसमें मेन दो ही प्रकार के होते हैं, एक या तो गुडविल कैलकुलेशन का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, या फिर आपका डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछेगा डेथ रिटायरमेंट एडमिशन से। तो पहला जो है वो सिंपली पूछ दिया कि 2 कैपिटल दिया हुआ है, वहाँ पे प्रॉफिट इतना अर्न हो रहा है, और प्रॉफिट के बाद रिटर्न इतना दिया हुआ है, तो कैपिटलाइजेशन मेथड से और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट से गुडविल निकालिए। 5 मार्क्स का एक अच्छा क्वेश्चन है और पूछता भी है। और देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन, देख लीजिए कि यहाँ पे एक्स वाई का बैलेंस शीट दे दिया जो कि 2:3 रेशियो में दोनों शेयर कर रहे थे। उसके बाद जे को एडमिट वो लोग कर रहे हैं, वो इतना कैपिटल लगा 1 लाख। अब गुडविल जो 1,20,000 हो गया, तो गुडविल उसको कितना लाना है वो गुडविल आप कैलकुलेट कर लीजिए, और ये सारे जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएंगे, फिर कैपिटल अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट और बात खत्म। अगला देखिए क्या है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये जून 2022 में पूछा था। तो ये क्वेश्चन क्या था कि इसमें दो चीज़ें दे दिया, एक तो दे दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और बाद में रिस्क भी। तो रिस्क को क्या करते हैं, उसको हमेशा कंसीडर करके चलते हैं। तो मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो कम आपको मिलने वाला है, इसका डिफरेंस ले लीजिएगा और आप कैलकुलेट कर लीजिएगा टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल जो 6 ईयर के लिए पूछ रहा था। अब देखिए एक और पार्टनरशिप वाला, ये आसान क्वेश्चन है, जिसमें क्या पूछा है, P&L अप्रोप्रिएशन आपको बनाना है कि एक ने गारंटी दिया कि इतना आपको मिलेगा प्रॉफिट, अगर उसको नहीं मिला तो एक अमाउंट से उतना वो प्रॉफिट ले लेता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल वाला ऊपर वाला ही क्वेश्चन है ये सेम। अगला देखिए, इसमें सिंपल क्वेश्चन डाला, क्या डाला, एक बैलेंस शीट चुपचाप डाल दिया, आपको ट्रायल बैलेंस दे दिया, बैलेंस शीट सॉरी, और बैलेंस शीट देने के बाद क्या बोला कि कोई सुरेश आने वाला है, अब वो एडमिट होने वाला है, तो उसे 8,000 कैपिटल लाना है, और बाद में जो स्टॉक है, स्टॉक का भी वैल्यू हुआ है, तो स्टॉक कितना लाएगा वो भी डिसाइड करना है। अब उसके बाद रिवैल्यूएशन के कुछ आइटम्स हैं वो देख लीजिएगा, ये देखिए प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स, और ये सब कुछ करने के बाद ये कुछ है जो ड्यू अमाउंट भी बच गया है, तो उसको भी आप दिखा देंगे रिवैल्यूएशन में, और बाद में कैपिटल अकाउंट में भी। फिर क्या हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना है, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर बैलेंस अकाउंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला ये क्वेश्चन, ये वही वाला, लेकिन नीचे वाला देखिए, ये देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आइटम जो है वो तो सीधे हो गया आपका किस चीज़ का, रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट का हो गया, ये रिटायरमेंट की बात है, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो इतना का लिया हुआ है, ठीक है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इतना का लिया, तो जेल के ऊपर जो है बैलेंस शीट में नहीं है, तो इसका ट्रीटमेंट कर लीजिएगा। और गुडविल जो बोला आएगा उसको जो है वो बाद में इक्वली ले लेंगे, मतलब जो सामने वाला जो पी रिटायर हो रहा है तो कुछ न कुछ तो शेयर जो है उसका लेकर हो जाएगा, तो बाद में गुडविल एडजस्ट कर लीजिएगा आप। और क्या कह रहा है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, जैसे रिटायरमेंट होगा जितना कैपिटल बचेगा सबको सेम प्रोपोर्शन में इक्वली कर देंगे, मतलब जितना बैलेंस बचा उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब रेशियो में डिवाइड करने के बाद जितना पैसे किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, जिसका कम होगा उसको और लाएंगे, और जिसका बचा रहेगा उसको वो अपना लेकर चला जाएगा। तो ये सब था, और रिटायरमेंट के टाइम पर 50% दे देंगे और 50% जो है विद इन ईयर देंगे, सीधे 100% भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला गुडविल कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि 2 लाख तो प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30% है, विड्रीव कर लिया है 1.5 लाख पार्टनर्स, ये जो सारे पार्टनर्स हैं उसमें से 1.5 लाख विड्रीव भी हो चुका है। अब उसके बाद जो है वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लगाइए, क्या सुपर नॉर्मल पूछा है क्या, सुपर प्रॉफिट वाला है उसको लगाइए और निकालिए गुडविल, कोई दिक्कत की बात नहीं है, निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, XYZ तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों का दे दिया कैपिटल, ठीक है, फिर देखते हैं नीचे एडजस्टमेंट दे दिया, ये सारे एडजस्टमेंट किस चीज़ से है, आपका जो हो गया वो हो गया रिवैल्यूएशन से बन जाएगा। यहाँ पे रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, जैसे वो रिटायरमेंट हुआ उसके बाद गुडविल वाज नॉट, गुडविल को रेज नहीं किया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान कर दिया क्वेश्चन। बैलेंस जो है जेड को वो सीधे टू बैंक या फिर टू जेड करके आप दे दीजिएगा पार्टनर कैपिटल से, और बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन बनाइएगा पार्टनर कैपिटल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल भी दिखाइएगा, और जर्नल एंट्री वही गुडविल वाला जो आप रिवैल्यूएशन में एंट्री किए हैं उसी को दिखा दीजिएगा, फिर जो कैपिटल अकाउंट में किया उसको एंट्री कर दीजिएगा, और एक लास्ट में जितना भी बैंक वाला जो केसेस है वो बैंक अकाउंट कर दीजिएगा, यानी कि जो बैंक से ही पे करें अगर आप जेड को तो उसको भी एंट्री आप बैंक के थ्रू कर दीजिएगा। डेथ ऑफ पार्टनर से अगला कि एन जो है वो मर जाता है बेचारा, तब वो मर गया तो सब कुछ रिवैल्यू करना पड़ेगा, तो ये देखिए सब कुछ रिवैल्यू हुआ है, ये सारे रिवैल्यूएशन के आइटम्स है। अब गुडविल वाला जो है वो अलग से आप दिखाना पड़ेगा कि गुडविल अकाउंट जो है विदाउट यूजिंग गुडविल अकाउंट आपको नहीं बनाना है, लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट आपको दिखा देना है। उसमें आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे गुडविल के लिए कि हाँ गुडविल अकाउंट कैसे एडजस्ट करेंगे दो, अगर सामने वाला मर गया तो गुडविल अकाउंट उसको गुडविल मिलेगा ना, तो दोनों को उसको गुडविल कौन देगा, दोनों एडजस्ट करेंगे, जो पार्टनर जो बचे हुए हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। 10 नंबर का ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ज़्यादा कहीं पूछेगा। और ये अल्फा बेटा वाला क्वेश्चन जो कि शायद मटेरियल में है
कि पार्टनर्स हैं, फिर क्या हुआ, एक 1/6 शेयर के लिए आया है, तो आपको पता करना होगा कि वो कितना उसको पैसे लाना था, कितना वो लाया। अब उसी के आधार पर वो ओवरऑल मानकर कैपिटल आप ये पता करेंगे कि उसको गुडविल कितना लाना चाहिए था, और सारे गुडविल जो है वो कंट्रीब्यूट कर लेंगे जो बाकी के पार्टनर्स हैं, यानी कि गामा के से पहले कौन कौन थे, अल्फा बीटा थे, अल्फा बीटा दोनों गुडविल के अमाउंट ले लेंगे। फिर स्टॉक ये सबसे रिलेटेड प्रोविजन जो है ये सब कुछ दिया गया, जो कि कहाँ जाएगा, आपका जाएगा और इवेल्युएशन में, और इवेल्युएशन और पार्टनर कैपिटल बनाकर इसे भी कर दीजिएगा आप क्लोज। एनपी हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और देखते हैं और पार्टनरशिप के बाद हाँ फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे बैलेंस शीट दे दिया, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद क्या बोला कि कुछ प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट इतना था, लेकिन ये आफ्टर एडजस्टमेंट, किसका एडजस्टमेंट, ये सब के एडजस्टमेंट के बाद है। सारे एडजस्टमेंट को पीछे आप ले जाएंगे और नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे इसके साथ। नेट प्रॉफिट आप ले लेंगे, इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे। प्लस माइनस करने के बाद आपको क्या करना है कि प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट के बाद कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है जिनको आप बैलेंस शीट में ले जाएंगे और आप बैलेंस शीट बना देंगे। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे, इसको आपको एडजस्ट करना है इन सारे आइटम्स के साथ। एडजस्ट करने के बाद बैलेंस शीट में भी कुछ आइटम्स हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे, और P&L का अमाउंट भी बैलेंस शीट में चला जाएगा। आगे देखिए, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट पूछा, जो कि 20 नंबर का शायद क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें ट्रेडिंग, PL, मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट बनाना था। देखिए बहुत आसान है, ये हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। आपको इसमें मेनली ध्यान क्या रखना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जैसे WIP हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये सारे को आपको दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। ये सब कुछ दिखा दिया फैक्ट्री वाला मैन्युफैक्चरिंग में। अब ये सब कुछ करने के बाद जो फिनिश्ड गुड्स जैसा वर्ड लिखा मिले या स्टॉक, तो ये कहाँ दिखाएंगे आप, ट्रेडिंग में दिखाएंगे। ध्यान रखिए, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP मैन्युफैक्चरिंग में, ओपनिंग फिनिश्ड गुड, क्लोजिंग फिनिश्ड गुड ट्रेडिंग PL में। तो ये सब दिखाने के बाद आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ नीचे एडजस्टमेंट थे, जैसे स्टॉक दिया हुआ था फिनिश्ड गुड्स का, ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग P&L में जाएगा। तो ये सब कुछ आप ध्यान रखिएगा। और इंटरेस्ट ड्यू भी है, तो उसको भी आपको दिखाना है। इंटरेस्ट वाला किसी से मैन्युफैक्चरिंग से तो रिलेटेड नहीं है, तो वो जाएगा ट्रेडिंग P&L में। तो वहाँ पे आपको दिखाना सैलरी आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल P&L का आइटम है। ये सब कुछ दिखाने के बाद आप बैलेंस शीट बनाएंगे और 20 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा, अगर आप तीनों चारों अकाउंट बनाए हैं, ट्रेडिंग PL बनाए, मैन्युफैक्चरिंग का बैलेंस शीट, सारे आइटम्स को तो आप दिखा देंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट तो 4 ही है, यानी कि बाकी सारे आइटम्स को अगर आप दिखा भी देते तो उसमें भी आपको सिर्फ दिखाने का, टोटल आइटम दिखाने का, टोटल एडजस्टमेंट आप नहीं भी किए तो भी आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, 8 to 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो टोटल आइटम्स कम से कम दिखा दीजिएगा। और ये एडजस्टमेंट अगर आप बना देते हैं और 1-2 गलत भी होता है, फिर भी आपको 13-14 मार्क्स मिल जाएंगे 20 में से, अगर 1-2 एडजस्टमेंट गलत होता है तो, ठीक है। अगला देखिए, फाइनल अकाउंट कुछ नहीं है, ये बैलेंस शीट दिया आपको, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस दे दिया, पूरा आइटम्स दे दिया। उसके बाद बोला कि कुछ कुछ डेबिट हुआ है, कुछ कुछ क्रेडिट हुआ है, इधर मतलब परचेज से रिलेटेड है, रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये वो सब कुछ करके आपको क्या करना है, एक जर्नल एंट्री करना है। और जर्नल एंट्री करने के बाद आपको फाइनल अकाउंट बना देना है, यानी कि जो आइटम छूट गई है उसको एंट्री कैसे करना है, उसका आप एंट्री बता दीजिएगा। और 1 से 4 तक बनाना है। ये देखिए, ये सारे जो आइटम्स हैं 1 से 4 तक, इसका आपका जर्नल एंट्री करना है, साफ लिख दिया है। और फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे ट्रेडिंग PL बैलेंस शीट, वो इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बना लीजिएगा। जैसे कैपिटल है ये बैलेंस शीट में जाएगा, ड्राइंग बैलेंस शीट में जाएगा, फिक्स्ड एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग स्टॉक और परचेज ये सब ट्रेडिंग में जाएगा, परचेज रिटर्न माइनस जाएगा, सेल्स भी ट्रेडिंग में जाएगा, डेटर्स जो है वो एसेट्स में जाएगा, क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटी में बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है दिखाकर आपको बना देना है। अगला फाइनल अकाउंट देखिए, सब कुछ आइटम्स दिया हुआ है बैलेंस शीट का, और फिर क्या बोल रहा है, ट्रायल बैलेंस का दिया हुआ है, हाँ एक बैलेंस दिया हुआ है टोटल। अब इस बैलेंस से क्या आपको करना है कि आपको बनाना है ट्रेडिंग P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। ये 15 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। और उसमें बहुत छोटा सा आइटम दिया कि डिप्रिसिएशन हो रहा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, गुडविल जो है वो ड्यू है, तो ये सब कुछ का एंट्री करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हार्ड नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। अगला देखिए, इसमें टोटल आइटम दे दिया है फाइनल अकाउंट का, और थोड़ा सा जो है वो एंट्री दे दिया नीचे, और वही क्वेश्चन है कि 1 से 4 तक आप एंट्री कीजिए और बाकी आप फाइनल अकाउंट बना दीजिए। ऊपर वाला क्वेश्चन ये। अब ये सबसे बढ़िया चीज़ है क्या, इसमें जो है फाइनल अकाउंट जो है ना बैलेंस शीट, उसको जब आप बनाएंगे तो बनाते टाइम ही परचेज में से कुछ चीज़ छूट गया होगा, रिटर्न को थोड़ा सा ज़्यादा लिख ले तो उसको घटा लेंगे, कुछ क्रेडिट साइड से घट जाएगा और डेबिट साइड में बढ़ेगा, कुछ डेबिट साइड से घट के क्रेडिट साइड में जाएगा। ट्रेडिंग P&L में ये आइटम्स होंगे, और बाद में बैलेंस शीट में जो डिप्रिसिएशन है चार्ज करा उसको चार्ज करके दिखा दीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि 80% ऑफ रियल वैल्यू वाला स्टॉक जो है उसमें 20% ऑलरेडी जो है रिड्यूस्ड है। किस चीज़ की ये बात करें, स्टॉक की, इधर वाला देख लीजिए। तो 80% जो स्टॉक है, 80% वैल्यू इसका लीजिएगा, और इसका आप ध्यान रखिएगा, इसका कैलकुलेशन जो है वो आपको माइंड में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कुछ नहीं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 5 मार्क्स का पूछा है, बहुत हार्ड नहीं है। चुपचाप क्या कीजिए, ओपनिंग WIP दिखाइए, क्लोजिंग WIP दिखाइए। ये रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल वाला दोनों दिखा दीजिए, इन्वेंट्री वाला अलग अलग। और फिर
परचेज का है, ये चार्जेज लग रहे हैं, उस पर कुछ एक्सपेंसेस है, रिपेयर मेंटेनेंस नीचे चला जाएगा। और टोटल यूनिट जो है 15 लाख के बेसिस पे ऊपर बेस दे दिया गया। तो इस बेस को जो यूनिट जिसका पूछा है, जैसे यूनिट्स मैन्युफैक्चर, तो आप देखिए यूनिट मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, इतना हुआ मैन्युफैक्चर, तो इसके बेसिस पे जो है 0.70 इससे मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू लिखिएगा। ठीक है, अब ये भी खत्म हो गया। अब आगे आते हैं, आगे 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 क्या बच गया, आगे आपका अकाउंट करेंट शायद है। हाँ, ये शुरू से देखिए अकाउंट करंट में दो टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। एक तो डायरेक्टली अकाउंट करंट में मेन क्या ध्यान देना है कि जो बैलेंस ऊपर दिया रहेगा उस बैलेंस में जो है उस दिन को इग्नोर करके उसके पिछले वाले दिन से कंसीडर करते, जैसे 1 जनवरी दे दिया तो उसमें 1 जनवरी को हटा देंगे और शुरू से काउंट करेंगे पूरा जनवरी 31 दिन। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इसमें जो है कभी कभी जो है वो रेड इंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि आपको क्लोज करने के लिए बोला है कि 31 तारीख को आप इंटरेस्ट निकालिए, और अब जब आइटम्स दिख रहे हैं तो आइटम चल जा रहा है 1 अप्रैल को, 1 जून को, ऐसे चला जा रहा है, 1 जून को, 1 जुलाई को। तो उसमें क्या करना है, वो जितना डेट आगे गया है वो रेड इंक हो गया, और जिस साइड में उसको दिखाना था उसके अपोजिट साइड में अमाउंट कॉलम में हम दिखा देते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए सिंपल अकाउंट करेंट, पहला सिंपल देखिए क्या है, 3-4 आइटम्स दे दिया कि ये सारे आइटम्स हैं भाई, आपको कैलकुलेट करना है। और बेस ये तो एवरेज ड्यू डेट वाला है ना, ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, सॉरी, जिसमें डेट दे दिया आपको 9 जनवरी। तो देखिए एवरेज ड्यू डेट वाला में भी ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी अगर बेस दे दे नीचे तो 9 जनवरी को ही बेस लीजिएगा। पहले क्या था कि हम लोग अर्लियर को ले लेते थे, जैसे 2 जनवरी को बेस ले लेते थे तो बाकी डेट तो बता नहीं था, तो यहाँ पे 0 आ जाता था टोटल अमाउंट में। लेकिन जैसे ही अब 9 जनवरी को बेस लेंगे तो पता चलेगा कि 7 दिन इसमें भी बच रहा था, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, 963, 6,30,000 समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7 दिन 7 42, यानी कि 4,20,000 इधर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा पहले में मल्टीप्लाई आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एज्यूम आपको 9 जनवरी दे दिया था, आपको 9 जनवरी ही एज्यूम करना है। अब देखिए ये हो गया आपका अकाउंट करेंट का क्वेश्चन कि 12% पर एनम से आपको बनाना है और 365 दिन के लिए बनाना है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि ड्यू इतना हो रहा था और रिसीव इतने तारीख को हो रहा था, वो बना लेंगे आप। दूसरा में देखिए क्या है, यहाँ पे आउटडेटेड हो जा रहा है, यानी कि रेड इंक यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, यानी कि डेट पार हो गया, डेट आपको कब था 31 मार्च को, और यहाँ पे अप्रैल को डेट हो रहा है, तो आपको जो है वो आगे का बनाना होगा। ठीक है, वो रेड इंक में जाएगा। और ये 10% वाला था और एज्यूम करना है 365 डेज। अगला देखते हैं अकाउंट करेंट। अकाउंट करेंट दो ही है, या तो रेड इंक पूछेगा या फिर नीचे डेट स्पेसिफाइड कर देगा कि इस दिन को आप एज्यूम कर लीजिए। अगला देखिए, एक जो आदमी है वो सिंगल पेमेंट करता है, 15 मार्च को चाहता है, 15 ही मार्च को उसको सिंगल पेमेंट करना ही है। तो अकाउंट करंट जब आप बनाएंगे तो उसमें डेट निकालिएगा तो 366 डेज को आप बेस लीजिएगा यहाँ पे जो लिख दिया है। ठीक है, और 15 मार्च तक ही सब कुछ को कंसीडर कीजिएगा। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए अकाउंट करंट का क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि यहाँ पे 365 डेज कंसीडर कीजिएगा और सिंपल आइटम्स है, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा आउटडेटेड भी यहाँ पे है, रेडिंग वाला भी आइटम्स है, इसमें दे सकता है। ये हो गया अकाउंट करेंट, समझ गए तो क्वेश्चन अब देख लिए। अब आइए ऊपर, सेल्स और रिटर्न और एवरेज ड्यू डेट। सेल्स और रिटर्न में क्या पूछेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला कि 75,000 का उसके पास ट्रेड रिसीवेबल है, तो इस 75,000 को अभी आप सेल्स और रिटर्न बेसिस वाले में इग्नोर कीजिए। आपको कंसीडर क्या करना है, जो रिटर्न बेसिस पे जितना अमाउंट भेजा गया, भेजा कितना गया 6500, तो इसमें क्या करेगा, 6500 भेजा, 2 लोगों के पास 3900 और 2600, 6500 हो गया, 2 लोगों के पास भेजा। कुछ लोग टाइम के जब तक खत्म हो गया एक पीरियड तो वो लोग कुछ नहीं बोले थे, तो कुछ नहीं अगर वो बोले थे तो ये तो सेल्स को रिटर्न मान लिए होंगे। कौन? भाई साहब मिस्टर गणेश, तो रिटर्न मान लिए होंगे। अब बाद में कोई रिटर्न करेगा तो उसका एंट्री नहीं करेंगे, अगर बाद में कोई एक्सेप्ट किया होगा, जैसे आदित्य एक्सेप्ट किए तो एक्सेप्ट का एंट्री करेंगे। और आप बोलेंगे कि तो ये 75,000 क्यों दिया था जब इसका कुछ लेना देना नहीं। इसका लेना देना ये है कि बैलेंस शीट में आगे आपको पूछ रहा है कि क्या करना है, तो बैलेंस शीट में आपको क्या नहीं, 75,000 डेटर को दिखा देना है, कुछ स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको दिखाना है, और जो बाकी इन्वेंट्री जो यहाँ पे कैलकुलेट करके आया वो इसमें से जो है डिजेक्ट करके बाहर आप दिखा देंगे बैलेंस शीट में। अब एवरेज ड्यू डेट वाला दो टाइप के क्वेश्चन, ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है एवरेज ड्यू डेट वाला। क्रेडिटर एक्सेप्टेड द बिल्स, बिल्स एक्सेप्ट किए, ये सारे बिल्स हैं, और 10,000 वो एग्री करती है 4 मंथ्स ड्यू के लिए पे करने के लिए। 2 बिल्स हैं, ये वाला क्वेश्चन रेयरली पूछा गया है, मतलब ये काफ़ी पहले, मतलब 2020 के आरटीपी में शायद ये था। तो इसमें क्या था कि 2 बिल एक्सेप्ट की है, 2 बिल 10,000 का एक्सेप्ट की, ठीक है, एक 10,000 का एक्सेप्ट की, एंड अदर फॉर द बैलेंस विद इंटरेस्ट, की बाकी जो है वो इंटरेस्ट के साथ दे देंगे। फिर कैलकुलेट करना है अमाउंट सेकंड बिल का, यानी कि सेकंड बिल यानी कि बैलेंस और इंटरेस्ट वाला, तो ये सारे का बैलेंस कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे कैलकुलेट करें 365 डेज को बेस लेकर, और कैलकुलेट कर लीजिएगा आपका अमाउंट आ जाएगा। जैसे बाकी कैलकुलेट करते हैं वैसे ये बस आइटम्स घुमाने को दिया था। और ये क्वेश्चन देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आपको बहुत लोग बोलते हैं कि ये सेल्स रिटर्न डे बुक कैसे बताएं और रिटर्न टोटल अकाउंट कैसे बनाएं। तो सुनिए, सेल्स रिटर्न डे बुक जब आपको बनाना होगा तो इसमें आपको क्या करना है, उसमें आप सेल्स जितने हुए हैं वो भी अलग अलग दिखाइए, दोबारा सेल हुआ वो भी अलग दिखाइए, एक रिटर्न हुआ फिर रिटर्न हुआ, सब कुछ को अलग अलग दिखाते जाइए। जितने आइटम्स है 6 आइटम्स है 6 को 6 बार दिखा दीजिए। ठीक है, रिटर्न हुआ कौन एक्सेप्ट हुआ,
और ये जो टोटल अकाउंट है उसमें क्या कीजिए कि जितने सारे सेल्स वाले हैं उन सबको एक बार दिखा दीजिए जोड़ के, और जितने रिटर्न वाले हैं उन सबको एक साथ दिखा दीजिए। तो यही होता है दोनों में बस डिफरेंस, और अकाउंट बना दीजिए। मतलब ये 6 को एक बार तो दिखाइए कि ये लोग एक्सेप्ट हुआ, सेल या रिटर्न हुआ, जैसे आप क्वेश्चन में दिख रहा है, तो सबको दिखा दिए 6 को। 6 एंट्रीज पास किए, मतलब एंट्री नहीं, ऐसे कॉलम बनाकर 1 2 3 4 5 6। फिर क्या कीजिए आप कि ये जो 6 हैं इनमें देखिए कि कौन कौन कॉमन है, कौन कौन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो कि रिसीव्ड हो चुका है, जो मतलब सेल हो चुका है। तो सेल वालों को सभी को एक साथ ले लीजिए, और जो रिटर्न हुआ सबको एक साथ ले लीजिए। मतलब एक साथ अगर आप कर देते हैं तो उसको टोटल अकाउंट हो जाता है, और जब अलग अलग सेल्स, रिटर्न, सोल्ड तीनों को अलग अलग दिखाते हैं तो वो हो जाता है सेल्स रिटर्न डे बुक अकाउंट। हो गया। अब सेल्स और रिटर्न बेसिस में अगला क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सेम टू सेम, और उसमें भी डेट स्पेसिफाइड है कि 15 दिन के अंदर ही डिस्पैच करना है। तो अगर 15 दिन के अंदर अगर आप 15 दिन से ज़्यादा आप ले लिए डिस्पैच नहीं किए तो उसको सेल मान लेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखिए क्या है, एवरेज ड्यू डेट वाला, कि एक डेट चुन लिया है, एक ही दिन पर हम पेमेंट करेंगे, और वो 157 रुपये बचाना चाहते थे। 157 को आप इक्वल टू में ले लीजिएगा, और जो डेट आप फाइंड करेंगे उस डेट से आपको पता चलेगा कि कौन सा डेट है जिसमें हमारा 157 रुपये सेव होगा। तो पहला एवरेज ड्यू डेट, जिसमें आप सीधे डेट निकालते हैं। दूसरा कि पैसा आपको बचाना है 157, तो किस डेट को आप पे कीजिएगा, तो उसमें डेट आपको निकालना होगा, 157 उसमें कंसीडर करना होगा। अगला देखिए, इसमें 471 बचाना चाहता है तो किस डेट को वो पे करेगा। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्स और रिटर्न बेसिस का एक क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि 2 लोग तो रिटर्न कर दिए हैं और 3 लोग एक्सेप्ट करिए और एक ने कुछ नहीं कहा। तो इसको आप अकाउंट बनाकर दिखाइए। तो कुछ नहीं करना है, जो लोग एक्सेप्ट किए उसको एक्सेप्ट में दिखा देंगे, जो लोग सेल किए उसको सेल में, जो कुछ नहीं किया उसको अलग दिखा देंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। ये हो गया सेल्स और रिटर्न बेसिस। अब क्या बच गया आपका कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में देखिए, कंसाइनमेंट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान कर देना, कुछ कुछ केसेस में इनडायरेक्ट लॉसेस को आपको कंसीडर, वो सारी जो रेगुलरली नहीं होती उन सबको कंसीडर नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो क्लियरिंग चार्जेस को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको कंसीडर करना है, बाकी को नहीं, ठीक। कैलकुलेट जब आप करेंगे एबनॉर्मल लॉस के सब। तो आगे देखिए, यहाँ पे मेन ये है कि आपका 50 केस जो है वो अभी भी ट्रांजिट में था, 50 केस जो है वो भी ट्रांजिट में था। एक तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, तब नॉर्मल लॉस में तो 50 आएगा, और ओवरऑल जब आप लॉस देखेंगे इन ट्रांजिट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 100 को आप कंसीडर करिएगा। इतना ध्यान रखिएगा कि 100 जो केसेज है वो अभी नहीं मिला था। 100 केसेज का अमाउंट निकालिए, उन पर जितना एक्सपेंस लगा है वो दिखाइए, और हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल था कि सेंड किया, सेंड करने के बाद उसको रिसीव हो गया, कितना सेल हुआ, सेल वेल करने के बाद 1040 जो है वो पे करता है, आप दिखा सकते हैं कंसाइनमेंट के डेबिट साइड, और फिर अमाउंट जो है वो उसको मिल जाता है इतने तारीख को। ये सिंपल था, इसमें कुछ उतना हार्ड नहीं था। डेल क्रेडिट जो 3% ऑलरेडी दे रखा था, तो डेल क्रेडिट के लिए भी आप दिखा देंगे, एंट्री की ज़रूरत नहीं था। अगला देखिए, इसमें क्या है कि डीवीडी जो है वो सेल हुआ है, सामने वाले को हम कंसाइन किया। इसमें मेन है वो है कमीशन फाइंड करना। कैसे कमीशन, पहले तो कि आपको RS25 पर डीवीडी जितना भी आप सेल किए हैं, ये 600 आप सेल किए, उस पर मिल जाएगा, प्लस एक्स मानिएगा कमीशन को। कमीशन को एक्स क्यों मानेंगे, क्योंकि एक्स इक्वल टू, और कैलकुलेशन कीजिएगा, एक्स मान के कैलकुलेशन कीजिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बोला है कि 25 वाला तो मिलेगा ही पर डीवीडी, 1/4 उसका भी मिलेगा जो आपका ग्रॉस सेल है। कब, जब उसमें से आप टोटल कमीशन माइनस कर दें, ग्रॉस सेल में से टोटल कमीशन माइनस कर दीजिएगा, और जो सेल है उसको, ये 600, उसको एट द रेट 125 मान लेंगे। 125 मान कर इंटू कर देंगे, उसमें से -x कर लेंगे, और उधर 14, और x इक्वल टू, उससे क्या हो जाएगा, फाइंड करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, तो वो हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ कमीशन, ठीक है। तो कमीशन का यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कमीशन, ऐसा क्वेश्चन आप देखे हैं तो जरूर देख कर जाइए, या फिर अभी देख लीजिए। अगला कंसाइनमेंट कुछ नहीं है, इसमें क्या है, आपको पता नहीं चलता कि कितने में भेजा है, तो पता कैसे चलेगा, यहाँ से पता चलेगा कि 10% का वैल्यू 18,750 था, यानी कि ये जो इन्वॉइस प्राइस है 100% अगर हम करेंगे तो इस पर एक और जीरो आ जाएगा, यानी 1,87,500, यानी 37,500 इन्वॉइस पे वो, मतलब प्रॉफिट पे वो भेजा था। ये चीज़ें आप देख लीजिए, ये आसान है, इतना हार्ड नहीं है। अगला कंसाइनमेंट वही डीवीडी वाला आ गया। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कमीशन को आपको एक्स मान लीजिएगा, एक्स इक्वल टू जो भी ले रहा है 1/4 इंटू जो सेल प्रोसीड्स हुआ है उसको लिख लीजिए, माइनस एक्स कीजिए टोटल कमीशन जो आप लिए हैं, और 125 इंटू 600 कीजिए, और जो वैल्यू आएगा वो समझिए आपका टोटल कमीशन हो जाएगा, ठीक है। हो गया टोटल कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में क्या ध्यान देना है आपको, कंसाइनमेंट में मेन ध्यान ये देना है कि जब आप कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें आप एक्स मान लेंगे। कब, जब बोल रहा होगा कि जब कमीशन के बाद जो सेल प्रोसीड एक्स्ट्रा हुआ है उसमें भी आप प्रोसीड्स को दिखाइए जब 125 पे वो बेचा जाता। अब आइए और कोई, हाँ, डिप्रिसिएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये देख लेते हैं। तो देखिए, ये पिछली बार का क्वेश्चन है जिसमें क्या है कि 2 लोग बिल ड्रॉ किए हैं, ठीक है। टी जो है ड्रॉ किया जे पे बिल्स, सामने वाला एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट जैसे ही किया तो फिर सामने एक्सेप्ट कर लिया, फिर जब टाइम आया तो बिल जो है वो गया
डिस्काउंट कराने, डिस्काउंट के बाद रिमिट भी कर दिया पैसा। रिमिट करने के बाद क्या पता चलता है कि ड्यू डेट पर सामने वाला एबल ही नहीं है पैसे देने के लिए, जो एक्सेप्ट किया था वो एबल नहीं है। तो फिर दूसरा बिल वो साइन किया, दूसरा बिल वो साइन किया 3 महीने के साथ। अब फिर तीसरा बिल भी जब डिस्काउंट कराने गया तो वो भी नहीं हो पाया, ठीक है। वो डिस्काउंट कराने तो गया लेकिन बिफोर मैच्योरिटी ऑफ बिल वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि वो बैंकरप्ट हो गया, सामने वाला बैंकरप्ट हो गया। तो और बैंकरप्ट हुआ तो उसे 50 पैसे ही, मतलब 50% पैसे ही रिकवर हुए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी, पहले एक्सेप्ट किया, फिर हम जैसे डिस्काउंट कराएं और रेमिट करने गए, रेमिट के बाद पता चला कि वो एबल है ही नहीं पैसे के लिए, तो एबल नहीं है, तो फिर दोबारा हम लोग जो है वो नया बिल एक्सेप्ट करवाएं, फिर से वो एबल नहीं है, जैसे ही 440 रिम्बर्स किए। तो दोनों का एंट्री पास करेंगे टी और जे के बुक में, देखेंगे कि डेबिट बैलेंस किसका बचा हुआ है, जितना पैसा बचा होगा उसका 50% जो है वो बैड डेट हो जाएगा, 50% रिसिप्ट हो जाएगा। अगले देखिए पिछली बार का आया हुआ क्वेश्चन 4 नंबर का है, डेप्रिसिएशन का। कुछ नहीं है डेप्रिसिएशन में, सिंपल इसमें यही था कि एक टाइम के लिए सारे मशीन जो पहले खरीदे गए, जो अभी खरीदा गया है, उस पर 20% आप लगाइए। कब तक, एक टाइम तक, यानी कि 1 अप्रैल से पहले, यानी कि 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद जो लगाएंगे आप WDV लगाएंगे 15% सारे मशीन पे, जो अभी भी खरीदे गए हैं उस पर भी, और जो पहले का भी बचा हुआ है उस पर भी। अगला देखिए, ये तो सिंपल है, क्या है कि एक मशीनरी है 10 लाख का, 10 साल का टाइम है, तो 10 लाख में 10 से भाग दे देंगे तो 1 लाख है, यानी कि इसका जो है वो डिप्रिसिएशन चलता है। 4th ईयर के एंड में 10,000 से 40,000 से और बढ़ जाता है। 4th ईयर में तो 6 लाख बच रहा था, उसका वैल्यू 4 लाख तो घट गया होगा, तो 6,40,000। अब 8 साल फिर से डिवाइड कर दीजिए उससे, और 5th ईयर का आप फाइंड कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो वैल्यू आएगा उसमें इंटू 5। अब देखिए ये 2 बिल है, अक्षर ड्रॉ किया है। अब इसमें क्या होता है कि बिल जैसे ही ड्रॉ हुआ, बिल अब एक्सेप्ट करेगा सामने वाला, तो ठीक है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद वो दे नहीं पाया, मतलब एबल नहीं रहा, तो एबल नहीं रहा तो फिर से बिल साइन करने के लिए कहा, रिन्यू करने के लिए कहा, तो रिन्यू तो किया, लेकिन प्लस में उसने 15% चार्ज भी इंक्लूड करवाया। देखिए बैटरी चार्ज है, बैटरी डाउन हो रही है लैपटॉप की, मैं अभी बंद करूँगा, ध्यान से देखिए। तो जैसे ही वो ये काम किया, सामने वाला एक्सेप्ट किया बिल पहले, फिर वो एबल नहीं था, उसने रिटर्न कर दिया, और जब वो रिटर्न किया तो फिर से हमने उस पर साइन किया इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट के बाद फिर वो क्या हुआ कि अंडर रिबेट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, और बाद में जब फिर से हम दोबारा जब साइन किए तो उसका पैसा लेने गए तो फिर से इंसॉल्वेंट हो गया, 50% रिकवर हो गया। तो 50% कहाँ से आएगा, दोनों का जब अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट क्रेडिट जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक अमाउंट बच रहा था और उससे 50% बैड डेट हुआ, 50% रिकवर नहीं हुआ। और ये मशीनरी वाला डिप्रिसिएशन ये सिंपल है, सिर्फ डिप्रिसिएशन बनाना था कि एक जो है वो पहले खरीदा गया था वो बिक गया, एक में प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, क्यों, क्योंकि वो जो 3,75,000 में बिका, एक जो है वो पूरा बिक गया, उसका कुछ पैसा बचा ही नहीं, फ्री में वो खत्म हो गया, पूरा स्क्रैप्ड हो गया, तो उस पर जो है कुछ भी पैसा नहीं बचेगा, इतना ध्यान रखिए, इसमें प्रॉफिट लॉस नहीं निकलेगा। ये डिप्रिसिएशन, ये क्या है, ये डिप्रिसिएशन का इक्वेशन है, जिसमें एक टाइम तक 10% लगाना था आपको, जितने आपके पास मशीन से, और फिर आपको 15% आगे लगाना था। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो एक बार आप साइन एक्सेप्ट करवाएं, फिर वो एक्सेप्ट करने के बाद जब आप गए वहाँ पे रेडी, तो पता चला कि नहीं सामने वाला एबल नहीं है, तो फिर वो रिन्यूअल के लिए बोला, तो रिन्यूअल तो आप किए, प्लस में 50,000 इमीजिएटली उससे ले भी लिए, और 12% के साथ आप रिन्यू किए हैं। बाद में पता चला कि वो 40% ही दे पाएगा, और 60% के लिए बैड डेट हो गया। ये डिप्रिसिएशन का ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, जो कुछ टाइम के लिए 10% और बाद में 15% आप डिप्रिसिएशन लगाते थे। और ये भी वही क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट तो बिल किया, बाद में जब डिस्काउंट करवाया तो उसके बाद उसके पास वो एबल नहीं रहा, तो दोबारा साइन करवाया, तो उसको 2,000 और देना पड़ा इमीडिएटली, जो हम रिसीव कर लेंगे, और 12% के बाकी बैलेंस पे इंटरेस्ट के साथ 3 महीने के लिए उस पर हम नया बिल बनाए, और वो भी 3 महीना जब एक्सपायर हुआ तो उसे सिर्फ 40% रिकवर हुआ, तो 60% के लिए क्या हो गया, वो बैड डेट हो गया। ये क्वेश्चन 10%, 58% वाला वही, और ये पिछले वाला ही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, जैसे ये हो गया, देखिए इन सब का PDF जो है ना वो मैं डाल दूंगा, किसमें, आपका जो है वो टेलीग्राम पे, तो ध्यान दीजिएगा। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री देख लीजिए, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है कि एक ट्रेडर जो है वो प्रिपेयर करते हैं अपना अकाउंट, और ये देखिए इसमें मेन क्या क्या है वो देख लीजिए, कि इसमें रिटर्न जब होगा तो उसमें 20% ऑन सेल है, तो सेल में से 20% माइनस करके रिटर्न लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ नहीं करना है, एक वैल्यू दे दिया है आपका शुरू में स्टॉक का, और बाकी जितने स्टॉक्स हैं, जैसे 68,075 है तो इसका 1/4 आप माइनस कर लीजिएगा, 900 वाला है तो उसमें से 10% माइनस करके दिखा दीजिएगा, जो भी यहाँ पे एक्सपेंस है, 1125 को 525 दिखाना था, 625 एक्स्ट्रा दिखा तो 625 को माइनस कर लीजिएगा। वैसे ही 1550 वाले में से 1250 ही मिल रहा है, 350 जो है आपको माइनस में दिखाना होगा। तो ये सारा जो है इन्वेंट्री में ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अगला इन्वेंट्री वाला क्या था कि आपके पास स्टॉक बहुत सारा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें से कुछ रिटर्न हो रहा है, कुछ बच रहा है, कुछ आप अलग से ले रहे हैं, कुछ और रिटर्न हुआ है, तो सारे रिटर्न वाला आप कैलकुलेशन करेंगे। और जब भी आप रिटर्न कैलकुलेशन करेंगे तो सेल्स रिटर्न वाला जब आप करेंगे, स्टॉक मिलाएंगे, तो 1/4 माइनस सेल कॉस्ट करेंगे। लेकिन जब सेल इनवॉइस पे होगा, यहाँ पे देखिए इनवॉइस की बात करें तो इनवॉइस वाले में 1/5 माइनस कर लीजिएगा। 1/5 क्या रहता है उसमें, प्रॉफिट एडेड है। तो लास्ट वाला देखना बहुत ज़रूरी था पॉइंट।
अगला देखिए, ये जो है किसका, ये बीआरएस में आ गया। तो देखिए बीआरएस में दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या तो आपसे पूछ देगा कि कैशबुक बनाइए, कैशबुक आप कब बनाएंगे, जब आप कैशबुक में कुछ गलती हो गया हो, या फिर कैशबुक में लिखा नहीं गया हो तब कैशबुक बनाइए, और फिर बीआरएस, और ये एक डायरेक्ट बीआरएस। तो ये सारा क्वेश्चन जो आप स्टॉप करके देख लीजिए, जो मैं दिखा रहा हूँ। उतना टाइम नहीं है, वरना मैं सारा क्वेश्चन अभी पूरा समझाता। ये देखिए पूरा देख लीजिए, और ये डिसाइड कीजिए कि आपको से कौन क्वेश्चन बन रहा था, कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा था। इसमें डायरेक्ट था बीआरएस, 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जो बीआरएस पूछेगा और प्लस में कैश बुक, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा पूछता है। और ये कैश बुक वाला क्वेश्चन जिसमें आपको दे देगा पीटी कैश बुक बनाने के लिए एक बार 20,000 ले लीजिए, ओपन बैलेंस बीडी, और बाकी सारे को जो है वो आप दिखाते रहिए डेबिट साइड, और लास्ट में सबको माइनस कर दिए 20,000 से, और जितना बचेगा बैलेंस शीट बाद में आप ले लीजिएगा। और ये देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर ये सब कुछ रेक्टिफाई होना है तो कैसे करना है। ये दोनों को बिफोर दिखाइए, फिर दोनों को आफ्टर दिखाइए, फिर फाइनल अकाउंट के बाद दिखाइए। फाइनल अकाउंट के बाद जो है जितना P&L ये सब का आइटम होता है वो चला जाता है, कि वो किससे रिप्लेस हो जाता है, P&L एडजस्टमेंट से। और एक क्वेश्चन देखिए इसमें क्या था कि जो भी एक्सपेंसेज हैं, मतलब इसमें परचेज रिटर्न बुक बनाना है, तो इसमें परचेज रिटर्न बुक में क्या बनाएंगे, जो भी क्रेडिट पे हुआ है और आपका सामान है। जैसे आप देखेंगे तो साड़ी वाला इसका जो बिजनेस है, तो साड़ी से रिलेटेड दो जो है वो रिटर्न हुआ, तो यही दोनों जो है उसमें दिखाएगा। ये नहीं दिखाया जाएगा क्यों, क्योंकि ये कैश के लिए किया गया, और ये नहीं दिखाया जाएगा क्योंकि ये एसेट के लिए, टाइपराइटर के लिए किया गया था। तो 101, 102 वाला एंट्री होगा 4 तारीख और 16 तारीख वाला, और बस कैश बुक में 5 नंबर खत्म। अगला जो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कह रहा था, जिसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं जाएगा। और देखिए और फिर ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स तो मैं कहूँगा आपको, और ये कैश बुक वाला है, कैश बुक बनाना है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश बैंक और डिस्काउंट वाला। कैश जिधर जाएगा उधर डिस्काउंट भी जाता है, और ये ट्रू फॉल्स आप देख लीजिएगा, मैं नीचे दे दूंगा ये ट्रू फॉल्स वाला, स्टॉप करके भी आप देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप देख लीजिए पूरा। ये पूरा ट्रू फॉल्स आप देख लीजिए अच्छे से, और जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उसे भी देख लीजिए कि हाँ वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आ भी सकता है। देख लीजिए पूरा, पॉज करके देखिएगा, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, चलिए।